हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा कि नाबार्ड का नोटिफिकेशन आ चुका है ग्रेड ए के लिए और ग्रेड बी के लिए। और कुछ दिनों बाद आरबीआई और सेबी का भी नोटिफिकेशन आ चुका होगा। और एफसीआई का तो एग्ज़ाम अभी हुआ ही है रिसेंटली। आपने पर इन चारों एग्ज़ामों में एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस करी होगी कि मैनेजमेंट पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। क्योंकि अगर आप नाबार्ड ए का देखो, नाबार्ड ए में तो एक सेपरेट स्ट्रीम ही बना रखी है फाइनेंस स्पेशलिस्ट के लिए, वो एग्ज़ाम देंगे इसके अंदर। और ग्रेड बी में तो होता ही फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का एग्ज़ाम है। सिमिलरली आरबीआई में भी फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का एग्ज़ाम होता है 100 मार्क्स का। इसमें भी नाबार्ड ग्रेड बी में भी 100 मार्क्स का होता है और इसमें भी मेजॉरिटी ऑफ द एग्ज़ाम उसी की तरफ इंक्लाइंड होता है। सभी में भी दोनों फेजेस में, फेज़ 1 और फेज़ 2, पेपर 2 में, क्योंकि आपको पता हो कि फेज़ 1 में भी 2 पेपर होते हैं सभी में और फेज़ 2 में भी 2 पेपर होते हैं, जिसमें कि पेपर 2 में मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है उसमें, और एफसीआई में भी पूछा गया था इस बार, जो जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है। और यहाँ से मेरा मैनेजमेंट का मतलब है कि बोथ मैनेजमेंट, क्योंकि 2 हिस्सों में डिवाइडेड है मेन। एक है जर्नल मैनेजमेंट, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो इसी जनरल मैनेजमेंट में वो सारा आ जाएगा आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और एचआरएम, वो सारा करके। और इसमें आएगा आपका पर्सनालिटी, टाइप ऑफ पर्सनालिटी, मोरल, उसका डिफरेंस। तो वो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती हैं मेजॉरिटी ऑफ दी जो मेजर एग्ज़ाम्स हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये मैंने सीरीज़ क्रिएट करी है, ताकि होता क्या है कि एग्ज़ाम के टाइम पे हमें प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यूज़ नहीं मिल पाते अच्छे, जिससे कि हमारी एग्ज़ाम लेवल जैसी प्रिपरेशन हो सके। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये 1500 क्वेश्चन के एमसीक्यू बनाए हैं, ताकि हम पूरा आगे से और पूरी तरह से उसको मैनेजमेंट को कवर कर सकें, पूरे उसके बेसिक से लेके उसके एडवांस टॉपिक्स तक। जैसे बेसिक में आपका आ जाएगा जो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट और एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। ये जो बहुत ज़्यादा ट्रिकी टॉपिक होते हैं, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा एमसीक्यू होना चाहिए साइज के लिए। तो उन सब चीज़ों को ध्यान रखें, बेसिक से एडवांस तक पे जाने के लिए, उस पूरे हॉराइज़न को कंप्लीट करने के लिए ये सीरीज़ मैंने क्रिएट करी है, ताकि हम पूरे जैसे जैसे डिफरेंट सेट देखते जाएंगे, उससे से लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी भी बढ़ता जाएगा। जैसे इस वाली सेट में हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एमसीक्यूज़ को देखेंगे और नेक्स्ट में थोड़ा लेवल को हायर करते जाएंगे। तो अगर आप इनमें से कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी कि एग्ज़ाम का एक परसेप्शन आपको मिल जाएगा कि रियल एग्ज़ाम में कैसे फेस करना चाहिए क्वेश्चंस को, और कैसे कॉन्सेप्ट कभी कभी ट्रिकी हो जाते हैं कि समझ नहीं आता कि कौन सा ऑप्शन चूज़ करें, तो उसमें भी एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाएं। तो वो चीज़ सारी हम सीखेंगे कि वो सारे मेथड हमें कैसे यूज़ करने चाहिए और कैसे सारे कॉन्सेप्ट को, इनके साथ साथ हम एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे जब सॉल्व करेंगे, तो उसके साथ हमें कॉन्सेप्ट के थोड़ा और हमें ग्रिप मिलेगी उन कॉन्सेप्ट्स पे, कि उन कॉन्सेप्ट में कभी हमें दोबारा से कभी कन्फ्यूजन ना हो एग्ज़ाम में। तो इन सब बातों को देखेंगे इस सीरीज़ में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपसे नए सेट की जब वीडियो डालूंगा तो उसकी से कोई भी मिस ना हो। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ जितनी भी मैं अब वीडियोस डालूंगा और जो प्रीवियस वीडियोस की होंगी वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू को। फर्स्ट क्वेश्चन, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिबरेट प्रोसेस नोन एज। इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए प्लानिंग, बी कोऑर्डिनेशन, सी कंट्रोलिंग या डी मैनेजमेंट। तो इसका आंसर है डी मैनेजमेंट, क्योंकि आपको पता होगा कि मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग ये तो ऑलरेडी इंक्लूडेड होता ही है, क्योंकि एक मैनेजमेंट एक प्रोसेस है
जिसमें ये सारे 5 स्टेप्स को हम करके पूरा मैनेजमेंट बनता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, जैसे कि मैंने बताया, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, ये सब तो पार्ट ही है मैनेजमेंट का। और लूथर गुलिक ने एक कीवर्ड दिया था, POSDCORB। क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि डायरेक्ट ये पूछ लेते हैं और बोलते हैं बताओ सी का या डी का क्या मतलब है। तो इसमें है, इसको इन्होंने डिफाइन ऐसे करा है कि P मीन्स प्लानिंग, O मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, O मीन्स ऑर्गेनाइजिंग, S इज स्टाफिंग, D इज डायरेक्टिंग, C इज कोऑर्डिनेशन, R इज रिपोर्टिंग एंड B इज बजटिंग। बट जो मेन क्लासिफिकेशन है मैनेजमेंट का, विच इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, जो मेन ये डेफिनेशन है, ये कुन्स और ओडोनल ने दे दी, वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन ऑफ द फंक्शन, ये POSDC। और यही कुछ ना कुछ इसी तरीके से उसने भी दी थी हेनरी फ्योल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विच आर A नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, B सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, C सोशल ऑर्गेनाइजेशन, D ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट का अगर आप फीचर ध्यान करो तो मैनेजमेंट का एक फीचर होता है कि मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर, कि मैनेजमेंट हर जगह है। उसके लिए कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही मैनेज करेगी ऐसा नहीं है, चाहे वो नॉन प्रॉफिट हो या प्रॉफिट हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक हो या कुछ भी करके हो, मेन हाउस होल्ड हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मोर देन 2 पीपल एंगेज्ड हैं फंक्शन में, तो वहाँ पे मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तो इसलिए इसका आंसर होगा डी, जैसे कि मैंने बताया। और इसके और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें से वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स था कि मैनेजमेंट इज परवेसिव, एक है मैनेजमेंट। और दूसरे कैरेक्टर्स हैं कि मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, किसी गोल को अचीव करने के लिए। फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि इस क्वार्टर 20% हम सेल में इंक्रीज करेंगे। अब मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि कैसे उन्हें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग करनी है ताकि 20% इंक्रीज हो सके बाय द एंड ऑफ द क्वार्टर। तो इसलिए मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है। परवेसिव तो बता दिया। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन का होने का मतलब ये है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स है तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट सब पे सेम अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वर्क मैनेजमेंट अलग तरीके से डील करना पड़ेगा, मैनेजमेंट ऑफ पीपल अलग तरीके से डील करना पड़ेगा, और जो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस हैं वो अलग तरीके से डील करना पड़ेगा। यहाँ पे वर्क ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब ये है कि जो डेली ऑपरेशंस है उनके लिए जो उनके जो रिस्पेक्टिव मैनेजर्स होंगे उनको अलग तरीके से अपनी स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा, पॉलिसीज ऐसी बनानी पड़ेंगी, प्लानिंग ऐसी करनी पड़ेगी ताकि वो जो, फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोडक्शन मैनेजर की बात करें तो उसे ऐसी तरीके से सप्लाई मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और प्रोडक्शन ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, रॉ मटेरियल प्रॉपरली या फिर एडुकेटली जितना मंगाना चाहिए वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, उस चीज़ के लिए उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी पड़ेगी। पर जो मैनेजमेंट ऑफ पीपल है जिसमें HR आता है मेनली, उनको वैसे इंसेंटिव क्रिएट करने पड़ेंगे, ऐसा मैनेज करना पड़ेगा लोगों को ताकि वो अच्छी तरीके से अपनी एफिशिएंटली काम कर सकें, और इसी तरीके से उनको इंसेंटिवाइज या फिर डिसइंसेंटिवाइज करें, क्योंकि उनके अगर अच्छे काम को प्रमोट करने के लिए उनको इंसेंटिव दिया जाए, और या फिर अगर वो थोड़ा लेजी होते जा रहे हैं, थोड़ा कंप्लेसेंट होते जा रहे हैं अपने जॉब में, तो उनके लिए थोड़ा डिसइंसेंटिव्स को भी प्रमोट करें ताकि वो अपने उसमें लेथार्जिक बिहेवियर को थोड़ा कम करें। और अगर ये दोनों चीज़ होता है, वर्क और पीपल होता है, तो ऑपरेशन जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस हैं वो भी अपनी तरफ से मैनेज हो पाएंगे। तो इस वजह से, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ही एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, इसलिए हर पार्ट को डील करने के लिए मैनेजमेंट को अलग तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा, अपनी जो प्लानिंग और जो मतलब स्ट्रैटेजाइज करनी पड़ेगी अपनी जो ओवरऑल प्लानिंग है उसको। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूस। मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूस का मतलब यही है क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन ही इन्फिनिट लाइफ होगी,
क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन ही इन्फिनिट लाइफ तक जीता रहेगा, क्योंकि जब तक अगर बैंकरप्सी ना हो तो एंडलेसली जाता रहेगा। जैसे कि अगर बैंकरप्सी ना हो तो एंडलेसली जाएगा। जैसे कि अगर हम टाटा को देखें तो वो तो कितने सालों से पुरानी है, और रिलायंस को देखें वो कितने सालों से पुरानी है। तो और वो हर साल उनका जो गोल है, एम्बिशन है, विजन है, वो आगे आगे थोड़ा इवॉल्व होता जाता है। इस वजह से उन गोल्स को अचीव करने के लिए उनकी मैनेजमेंट को भी अपनी पॉलिसी स्ट्रैटेजाइज डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करनी पड़ती होगी। इसलिए मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो एंडलेसली चलता रहेगा। और आपको पता होगा कि मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर अकाउंटिंग करते हैं तो वो बेसिक प्रिंसिपल उसका होता है कि अकाउंटिंग इज गोइंग कंसर्न, कि वो चलती ही जाएगी हमेशा। ऑर्गेनाइजेशन की एक नेवर एंडिंग साइकिल है जिसके लिए हम ये हमेशा अज्यूम करके रखते हैं कि वो आगे फ्यूचर में भी एग्जिस्ट करती रहेगी। और क्योंकि फ्यूचर में एग्जिस्ट करेगी तो हम फ्यूचर के लिए गोल आज से बनाना शुरू करेंगे, और क्योंकि फ्यूचर के लिए गोल आज से बनाना शुरू करेंगे तो उन गोल को अचीव करने के लिए हमें प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। एंड प्लानिंग इज़ नथिंग बट मैनेजमेंट। मतलब कि प्लानिंग में वो सारा भी आ जाता है, बट जस्ट यही है कि उन गोल फ्यूचर गोल्स होंगे इसलिए क्योंकि फ्यूचर में हम एज्यूम कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन होगी, और उन फ्यूचर गोल्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, क्योंकि आपको पता होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोग आते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट एम्बिशन को लेके, बट उन सब का काम है कि ऐसे अपने जॉब को परफॉर्म करें कि मेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो सके। फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान है वो आता है कि उसे सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट चाहिए कंपनी से, बट एक आता है क्योंकि वो समझता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस है। दोनों अपने अपने गोल के लिए आए हैं, बट दोनों का गोल ये है कि इस 20% सेल को इंक्रीज़ करना है। तो इसलिए और ये दोनों अपने गोल को भी पूरा करें और साथ ही साथ में ऑर्गेनाइजेशन गोल को भी पूरा करें। ये चीज़ को मेंटेन करके चलें, ये कोऑर्डिनेशन मेंटेन बना के चलें, ये इसका काम मैनेजमेंट का है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट ही डायनामिक है तो इसलिए मैनेजमेंट को भी डायनामिक होना पड़ेगा ताकि वो जो इकोनॉमी में चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल रीज़न की वजह से हो या फिर टेक्नोलॉजिकल रीज़न की वजह से हो, उन चेंजेस को अडॉप्ट कर सके ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस में इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सके। इस चीज़ के लिए मैनेजमेंट को भी अपने आप को एडजस्ट करता रहना पड़ेगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो इसीलिए मैनेजमेंट डायनामिक है। डायनामिक का मतलब ही ये है चेंज होते रहना। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स, कि मैनेजमेंट को कोई देखा नहीं जा सकता कि ये मैनेजमेंट हो रही है, या फिर उसको टच या फील भी नहीं किया जा सकता कि मैनेजमेंट हो रही है। बट अगर ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑब्जेक्टिव को हर साल अचीव कर रही है सक्सेसफुली, तो हम कह सकते हैं, हम फील कर सकते हैं कि मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इस कंपनी का अच्छा है, भले ही वो हम उसको देख नहीं सकते। तो ये सारे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज ये क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट कंटेन्स अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन दैट इंक्लूड्स ए प्लानिंग, बी ऑर्गेनाइजिंग, डी डायरेक्टिंग, डी ऑल ऑफ द अबव। अभी हमने पीछे ही देखा जो डेफिनेशन था जो कुंट्स और ओडोनल ने दिया था कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शन आते हैं उसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये हमने देख लिया। नेक्स्ट इज पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन कैरी आउट डाइवर्स टास्क विद एन एम टू अचीव। अब हमने अभी वो पीछे वाला एग्जाम्पल देखा था कि 2 लोग हैं, दोनों ही अपने डिफरेंट ऑब्जेक्टिव से आए हैं। ये आया है मेन सैलरी की वजह से कि कंपनी सैलरी अच्छी प्रोवाइड कर रही है, और दूसरा आया है क्योंकि उससे लगता है कि कंपनी बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस है। बट दोनों का एम ये था कंपनी के एम को अचीव करना, विच वॉज 20% इंक्रीज इन सेल। तो क्या है कि उनका भले ही वो डाइवर्स लोग होंगे और डाइवर्स शायद से काम भी कर रहे होंगे, मेन मान के चलो एक सेल्स में है, एक प्रोडक्शन में है, इनका काम है 20% प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना और इनका काम है 20% सेल को इंक्रीज़ करना। बट ओवरऑल काम है मान के चलो
20% प्रॉफिट को इंक्रीज करना। भले दोनों का जो टास्क है वो वेरी करे, बट ओवरऑल अचीवमेंट हमें एक कॉमन ऑब्जेक्टिव की करनी है, विच वॉज 20% इंक्रीज इन प्रॉफिट। वो ये देखा हुआ है। पर ये क्या है कि कभी कभी होता क्या एग्जाम में कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिनेशन दे देते हैं और पूछते हैं कि हु हैज़ गिवन दिस डेफिनेशन। तो कुछ हैं जो कॉमनली आस्क्ड है। तो एक है हैरी और हाइंस ने दिए, रॉबर्ट और जीन ने दिए, और काइथनर ने दिए। ये आप अपने आप देख लेना, इसको एक बार थोड़ा सा रीड कर लेना, वैसे कम ही पूछा जाता है ये। नेक्स्ट इज सक्सेसफुल मैनेजमेंट इंश्योर दैट A is goals are achieved with the least cost, B timely achievement of goal, C both of the above, D none of the above। तो इसका आंसर हो जाएगा C both of the above। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि गोल आर अचीव्ड विद लीस्ट कॉस्ट, तो यहाँ पे बात हो रही है एफिशिएंसी की। ओके, टाइमली अचीवमेंट ऑफ गोल इट मीन्स इफेक्टिवनेस। ये भी हम आगे भी डिस्कस करेंगे इसको कि एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट तभी है पॉसिबल है जब वो टाइमली अचीव भी हो रहे हैं वो गोल, और वो लीस्ट कॉस्ट पे भी हो रहे हैं अचीव। जैसे कि यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट इज एन एक्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग such as a business environment wherein the member of the organization can work together and achieve business objectives effectively and efficiently। ये यहाँ पे efficiently होना चाहिए था, efficiently and efficiently। और यहाँ पे दोनों का डिफरेंस मतलब क्या है कि effectiveness का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव कर पा रही है इन अ टाइम बाउंड मैनर, बट एफिशिएंसी का मतलब ये है कि विदाउट वेस्टिंग एक्स्ट्रा रिसोर्सेज दे आर एबल टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 20% सेल्स इंक्रीज का ही एग्जांपल ले लें, तो लेट सपोज, और बोला था कि ये 31 मार्च तक ये गोल अचीव करना है, बट हुआ क्या कि गोल तो अचीव कर लिया बट डिस्काउंट दे दिया था बहुत सारा। जो सेल्स और मार्केटिंग टीम है उन्होंने बहुत सारा डिस्काउंट दे दिया था। तो होगा क्या डिस्काउंट देने से, क्योंकि प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अब क्योंकि रेवेन्यू तो इंक्रीज हो गया बट साथ में उन्होंने कॉस्ट को भी इंक्रीज कर दिया, तो प्रॉफिट तो ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगा ना, या फिर कांस्टेंट ही रहेगा। तो मतलब ओवरऑल प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हो पाएगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसको लिए बेनिफिशियली कुछ हुआ ही नहीं सेल्स को इंक्रीज करना। तो ये इनएफिशिएंट वर्क है। और इनइफेक्टिव वर्क ये होगा कि उन्होंने सेल्स तो कर दिया बट ये जून तक या अप्रैल तक ही अचीव कर पाए। तो वो चीज़ अगर टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट नहीं कर, कंप्लीशन ऑफ टास्क तो होना ही चाहिए, बट कंप्लीशन ऑफ टास्क विद इन टाइम बाउंड अगर होता है तो हम कहेंगे कि दैट वर्क हैज़ बिन डन इफेक्टिवली। बट इफ दैट वर्क ऑल्सो हैज़ बिन डन with a minimum cost or least cost, then we will say the work has been done effectively and efficiently। तो ये चीज़ है, और ये कभी कभी इस पे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी होता है, तो आप इस पर ध्यान दो। नेक्स्ट इज इफेक्टिवनेस रिलेट्स टू डूइंग द राइट टास्क, बी कंप्लीटिंग टास्क, सी अचीविंग गोल, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा इसमें? ये तो डेफिनेटली है, वो 20% हमें सेल्स को तो अचीव करना ही है, 20% अगर प्रॉफिट है तो उसको हमें अचीव तो करना ही पड़ेगा, राइट टास्क को तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, और काम को कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, और गोल को अचीव करना ही। तो डी होगा ऑल ऑफ द वर्क। तो ऑल ऑफ द वर्क वही अभी अपन देखा कि इफेक्टिवनेस इज अबाउट टू डूइंग द राइट टास्क। राइट टास्क का मतलब है जो भी काम दिया गया हुआ है उनको। नेक्स्ट इज कंप्लीटिंग, ऑब्वियसली कंप्लीटिंग द टास्क तो था ही, अचीव द गोल्स, और ये एक और चीज़ था इसमें टाइम बाउंड मैनर में, टाइम बाउंड मैनर में। इन अदर वर्ड्स इट इज़ कंसर्न विद द एंड रिजल्ट, कि मेन जो काम दिया था वो कंप्लीट होना चाहिए, तो वो कहेंगे कि दैट द वर्क इज इफेक्टिवली डन। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी इज कंसर्न विद ए डूइंग द थिंग राइट,
B doing thing right, C achieving end goals, D none of the above. तो इसका मतलब यही है कि बी होगा इसका आंसर, कि हमें काम तो करना है बट उसको सही तरीके से करना है, डूइंग थिंग्स राइट। कि वो नहीं है कि जो अभी पीछे वाला एग्जांपल दिया कि अगर हमें सेल्स इंक्रीज करना था तो वो देने लग गए, डिस्काउंट देने लग गए, तो इससे वजह से तो वो इनफेक्टिव ही हो गया ना, जो रेवेन्यू आएगा वो तो डिस्काउंट ही कंज्यूम कर ले जाएगा, समझ रहे हो? तो इस वजह से उस जो ओवरऑल प्रॉफिट होगा उसमें या तो कोई चेंज नहीं आएगा या फिर डिक्रीज ही होगा। तो इस वजह से कि जो टास्क असाइन किया गया है उसको अचीव करना है और वो भी सही तरीके से, तो वो एफिशिएंसी में आएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे बता रखी है कि एफिशिएंसी मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट। कि ऐसा नहीं है कि उसको वो डिस्काउंट वाला वही सेम एग्जांपल, if by using less resources more benefits are derived then efficiency is increase। तो वही चीज़ है कि अगर रिसोर्सेज को कम से कम यूटिलाइज करें, जितना ज़्यादा कम यूटिलाइज करेंगे उतना हम कहेंगे कि हमने जो टास्क अचीव करा है वो ज़्यादा एफिशिएंसी से करा है। द लेसर द यूसेज ऑफ रिसोर्सेज द मोर एफिशिएंट दैट द टास्क वुड बी सेड। For management, efficiency matters as it leads to decrease in cost and increase in profit, जो अभी हमने देख ही लिया। बट क्या है कि both are important but it should be done in a well balanced way। कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ efficiency पे ध्यान दे रहे हैं, इफेक्टिवनेस पे नहीं, और इफेक्टिवनेस पे दे रहे हैं तो सिर्फ efficiency पे नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात की है efficiency में कॉस्ट मिनिमाइजेशन के लिए, बट ऐसा हो सकता है कि कॉस्ट मिनिमाइजेशन के चक्कर में कुछ फैक्ट्रीज होती हैं जो चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, तो वो फिर ठीक थोड़ा है। तो इस वजह से है कि ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ हम एक ही डायमेंशन को देखें, हमें दोनों का इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों का एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन वर्क्स एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन अ ग्लोबल एंटरप्राइज लिमिटेड। ही हैज़ बीन गिवन द टास्क ऑफ गेटिंग 1000 units of hand woolen table mats manufactured at a cost of 150 per unit within 10 days. In order to be acknowledged as an effective manager, he must ensure that, क्योंकि बोला है कि 150 की कॉस्ट पे बनाना है उसे 1000 यूनिट्स को, और वो भी 10 डेज में। तो इफेक्टिव होना है तो हमें क्या है कि उसे कंप्लीट करना होना चाहिए अपना टारगेट को 1000 यूनिट्स को बनाए हुए, और वो भी टाइम बाउंड मैनर में। तो अगर ये दो कंप्लीट हो रही है तो हम कहेंगे रोहन वॉज एन इफेक्टिव मैनेजर। तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट एक्सीड 150 पर यूनिट। कॉस्ट को तो अभी हम देखेंगे नहीं क्योंकि हम इफेक्टिवनेस चेक कर रहे हैं, एफिशिएंसी नहीं। बी इज वर्क इज कंप्लीटेड विद इन 10 डेज इवन एट अ हायर कॉस्ट पर यूनिट, वो भी छोड़ो। सी इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लेस देन 150 पर यूनिट, एक मिनट उसको भी देखते हैं साइड। और डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो क्या है कि मेन है कि 10 डेज में होना चाहिए, टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट होना चाहिए, तो हम कहेंगे बी इज द आंसर। तो वही चीज़ है कि हाँ यहाँ पे पर इस केस में वो इनएफिशिएंट होगा, ये डेफिनेटली है कि वो इनएफिशिएंट होगा इस वाले काम में। बट यहाँ पे क्योंकि इफेक्टिवनेस पूछी जा रही है कि दैट ही शुड परफॉर्म हिज जॉब विद इन अ टाइम बाउंड मैनर विच वॉज 10 days एंड ही मस्ट हैव प्रोड्यूस्ड 1000 यूनिट्स इन 10 days even at a higher cost, then he will be called as an effective manager, though he still won't be efficient manager. Next is 9th। ये क्वेश्चन है कि J is working as a marketing manager in a company, has been given the task of selling 1 lakh unit of a product at a cost of 100 per unit within 20 days। ठीक है, he is able to sell all the units within the stipulated time but led to sell last 1000 units at 20% discount in order to complete the task।
इन सच अ सिचुएशन ही विल बी कंसिडर्ड एज, ये तो यहाँ पे सीधा सीधा इनफेक्टिव मैनेजर, इनएफिशिएंट मैनेजर वाली बात है, क्योंकि अभी इसने बता ही दिया कि उसने सारे ऑब्जेक्टिव्स को, सारे यूनिट्स को सेल कर दिया था स्टिपुलेटेड टाइम में, तो टाइम बाउंड मैनर में तो उसने कंप्लीट कर ही दिया है, तो वो ये हमारी डेफिनेशन में वो इफेक्टिव तो ऑलरेडी बन चुका है, बट क्योंकि उसने डिस्काउंट देके जो लास्ट 1000 यूनिट्स थी वो बेची, तो वो इनएफिशिएंट बन गया, तो इसमें वो इफेक्टिव है पर इनएफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे इसको आ जाएगा बी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज सेड टू बी पुअर इफ इट इज, ऑब्वियसली दोनों होनी चाहिए, तो वो पुअर है, इनएफिशिएंट है और इनएफेक्टिव है दोनों, तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज तरंग एंटरप्राइज लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंक्रीज इट्स सेल बाय 30% इन द नेक्स्ट क्वार्टर, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट बीन हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। तो हमने कहा था अभी पीछे डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, दैट मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज परवेसिव, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, तो इसमें कौन सा है, इसमें कौन सा, क्योंकि एक तरंग एंटरप्राइज ने एक फ्यूचर गोल को असाइन करा है कि बाय द नेक्स्ट क्वार्टर दे विल बी इंक्रीजिंग सेल बाय 30%, तो क्योंकि फ्यूचर ओरिएंटेड गोल है तो हम कहेंगे बी, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, तो इस कैरेक्टरिस्टिक को हाईलाइट किया गया है यहाँ पे, तो वो चीज़ जो मैंने पीछे डिस्कस करी है। नेक्स्ट इज Management is equally important to run a political organization as it is to run an economic organization. Which feature of the management is being reflected in the given statement? तो वही चीज़ है, मैंने कहा था कि हॉस्पिटल को भी जितनी मैनेजमेंट की ज़रूरत है उतना ही एक स्कूल को है, उतना ही एक पॉलिटिकल पार्टी को है, और उतना ही शायद से किसी एनजीओ को, और ये बिहेवियर है मैनेजमेंट का, ये यूसेज है मैनेजमेंट का, इसलिए मैनेजमेंट का एक फीचर है कि मैनेजमेंट इज अ परवेसिव फंक्शन, कि मैनेजमेंट इज परवेसिव, मैनेजमेंट इज फाउंड एवरीवेयर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे भी 2 से ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे मैनेजमेंट की ज़रूरत है, इसलिए, और हाउस होल्ड में भी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर सी, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ट्रांसलेट द वर्क टू बी कैरिड आउट इन टर्म ऑफ गोल टू बी अचीव एंड असाइन द मीन्स टू अचीव इट। दिस स्टेटमेंट रिलेट्स टू, हमने देखा था कि मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, और उसमें भी 3 थे, मैनेजमेंट एज अ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। और अगर यहाँ पे कहा है कि मैनेजमेंट ट्रांसलेट द वर्क टू बी कैरिड आउट इन टर्म्स ऑफ गोल टू बी अचीव एंड असाइन द मीन्स टू अचीव इट, तो ये स्टेटमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है, तो यहाँ आ जाएगा कि क्योंकि उन्होंने जो गोल असाइन किया था और वही चीज़ को हम अचीव कर पा रहे हैं, तो ये हो जाएगा मैनेजमेंट ऑफ वर्क। नेक्स्ट इज 14th, which of the following statement highlights the management is a group activity? A is organization is a collection of diverse individuals with different needs. B is achievement of a common goal require teamwork and coordination of effort in a common direction. C is each member of organization may have different individual goals but they must travel together towards common goal. तो D इसका हो जाएगा सिंपल कि all of the above, कि सब ऑर्गेनाइजेशन में अलग हैं इंडिविजुअल्स और सबकी डिफरेंट नीड्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए भी, बट उनका काम है कि वो आपस में कोऑर्डिनेट करें इन अ सच अ मैनर दैट ओवरऑल दे शुड बी एबल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल, तब कहेंगे कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। नेक्स्ट इज कीपिंग इन व्यू द चेंजेस इन द कंज्यूमर डिमांड्स एंड प्रेफरेंस, टेस्ट मेकर बेकरी has reduced the sugar and fat content in its products. This approach of business shows that management is, इसका तो सिंपल आंसर है सी, अ डायनेमिक फंक्शन। मैंने कहा था अभी पीछे ही कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ऐसे बिजनेस इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर रही है
ऐसे बिजनेस इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर रही है जो कॉन्स्टेंटली चेंज होता जा रहा है, उसमें टेक्नोलॉजिकल चेंज आते रह रहे हैं, पॉलिटिकल चेंजेस आते जा रहे हैं और लॉ में चेंज आता जा रहा है, तो उस चीज़ को कंज्यूमर प्रेफरेंसेस में चेंज आता जा रहा है, तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए आ, एक ऑर्गेनाइजेशन खुद को भी कैसे अकोमोडेट करती है, वो वो मैनेजमेंट का काम है। और ये मैनेजमेंट अपने आप को चेंज कर पा रहा है कॉन्स्टेंटली अकॉर्डिंग टू दी चेंजिंग बिहेवियर ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। उस चीज़ को हम डायनेमिक फंक्शन कहेंगे। जैसे कि आपने और भी एग्जांपल देखे होंगे, जैसे कि मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल देखें। मैकडोनल्ड्स अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में देखोगे तो वहाँ पे बीफ और पोक बहुत ज़्यादा इंक्लूड करते हैं अपने बर्गर में, बट जब वो इंडिया में आए तो उन्होंने वो दोनों जो स्ट्रीम लाइन ऑफ प्रोडक्ट थे उनको सबको बंद कर दिया, और जहाँ पे फिर वो चिकन मेन है वो वहाँ तक ही वो लिमिटेड है। तो ये भी उनके मैनेजमेंट का डायनेमिक होने का फंक्शन को पोर्ट्रे करता है। और ये इम्पॉर्टेंट है सर एक ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए कि वो अपने आप को कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहे अकॉर्डिंग टू दी बिजनेस इन्वायरमेंट। और एक और अगर आपको बताऊं केस नोकिया का, कि जब 2000 अराउंड 2000 कुछ जब एंड्रॉयड आया था तो उन्होंने कहा था कि हम एंड्रॉयड को अडॉप्ट नहीं करेंगे, बट बाद में पता चला कि एंड्रॉयड तो बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी था और उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए था, फिर इसलिए वहीं से नोकिया का डाउनफॉल शुरू हो गया था। तो वो चीज़ है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी मैनेजमेंट के लिए कि वो कॉन्स्टेंटली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को भी चेंज करता रहे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ मैनेजमेंट। A is earning enough revenue to cover cost, earning sufficient profit to cover risk of business. C is increase in the prospect of business in the long run, or D, providing free education to their employee children. इसका तो आंसर सिंपल है डी। अभी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तीन तरीके के मेनली, जिसमें हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये पर्सनल नहीं है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में मेन तीन तरीके से वो बनाते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को, सर्वाइवल, फॉर प्रॉफिट, फॉर ग्रोथ। सर्वाइवल मेन का मतलब है कि दे शुड अर्न इनफ प्रॉफिट टू अचीव ब्रेक इवन, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, कि इतना रेवेन्यू को कर लें कि एटलीस्ट कॉस्ट को कवर कर सकें। और फिर जो नेक्स्ट है प्रॉफिट, कि सिर्फ अगर हम ब्रेक इवन पे चलते रहेंगे तो सिर्फ सर्वाइवल ही करते रहेंगे, कभी ग्रोथ नहीं आएगी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस वजह से उनको प्रॉफिट भी जनरेट करते रहें, उसके हिसाब से भी फिर वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। और थर्ड इज ग्रोथ। अगर उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करना है तो उन्हें मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो ऐसे अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर रही हैं कि वो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर सकें। नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सोसाइटी का पार्ट है, तो उसे ये चीज़ मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि सोसाइटी भी ओवरऑल प्रॉस्पर कर रही है उनके एग्जिस्टेंस की वजह से। तो इसलिए आपने को पता होगा कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इसमें भी बहुत ज़्यादा वो इन्वेस्ट करती हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपनी NGO शुरू कर देती हैं, जैसे येस बैंक का येस फाउंडेशन है, रिलायंस का रिलायंस फाउंडेशन है, वैसे ऐसे करके कि वो सोशल कुछ इश्यूज़ पे भी अपना काम करता रहे। और नेक्स्ट लास्ट है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव वही है कि एम्प्लॉयज़ खुश रहें, वैसे पॉलिसीज़ को बनाया जाए, वैसे इंसेंटिव्स को जनरेट किया जाए, ताकि क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ से खुश रहेंगे, वो सेटिस्फाइड हैं, तो वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, और वो अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन भी ओवरऑल अच्छी तरह से ग्रो हो पाएगी। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट बिकॉज फर्स्ट इज इट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू अडॉप्ट टू द चेंजेस। यहाँ पे डायनामिक की बात की है कि ऑर्गेनाइजेशन एक डायनामिक फंक्शन है। बी इज टू सीक्स टू इंटीग्रेट इंडिविजुअल एफर्ट, ग्रुप एक्टिविटी की बात की है। सी इज इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, तो यहाँ पे उसकी बात करनी कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करनी।
तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। 18th है, मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी एन आर्ट बिकॉज ए द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव a universal validity, B the principles of management have universal application, C different principles of management are brought into effect differently by different managers, D it is not important for the practicing manager to be a member of a professional association। तो यहाँ तो सिंपल है कि सी इसका आंसर होगा, क्योंकि हर मैनेजर एमबीए तो करते ही है और वहाँ पे कुछ प्रिंसिपल सीखते हैं वो लोग, बट वो डिफरेंटली अप्लाई करते हैं डिफरेंट सिचुएशन में उन प्रिंसिपल्स को, तो इसलिए आर्ट है। अभी हम इसका थोड़ा और देखेंगे कि आर्ट किसे कहते हैं। आर्ट होने के लिए उसके 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें फुलफिल होना चाहिए। कि कोई भी आर्ट एक थ्योरेटिकल नॉलेज पे बेस्ड होती है, चाहे आप कुकिंग ले लो, उसमें क्योंकि कलरनरी आर्ट्स में जाना पड़ता है, उसका कोर्स करना पड़ता है, या फिर होटल मैनेजमेंट करना पड़ता है, या फिर अगर सिंगिंग का भी अगर देखें तो उसका भी लिटरेचर है, डांसिंग का देखें तो उसका भी लिटरेचर है। तो वो तो मतलब कोई भी आर्ट है वो किसी भी थ्योरेटिकल बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज पे बेस्ड है। सेकंड उसकी प्रॉपर्टी है आर्ट्स की कि इट इज़ अ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, कि उस बेसिक नॉलेज को एक्वायर करने के बाद एक इंडिविजुअल उसको कैसे अप्लाई करता है वो उसकी पर्सनालिटी पर डिपेंड होता है। तो इसलिए वही सेम किसी डांसर ने अगर कोई क्लासिकल डांस सीखा है तो उस क्लासिकल डांस को वो हर टाइम कैसे परफॉर्म करता है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उस नॉलेज को कैसे अप्लाई कर रहा है इन अ गिवन सिचुएशन। और नेक्स्ट इज इट इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, कि बेसिक नॉलेज है और उसका पर्सनल एप्लीकेशन तो है, बट वो चीज़ उसको बिल्ड करने में प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है कि हर बार उसको अलग तरीके से करे। तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर सी था। नेक्स्ट इज which of the following statement is not relevant to the concept of management as an inexact science? A. The principle of management lack universal validity. B. Principles of management lack universal applicability. C. The principles of management have to be modified according to the given situation. D. Management evolves. Dealing with human behavior and outcome cannot be predicted with utmost accuracy. तो इसका आंसर ऑब्वियसली डी होगा, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो ह्यूमन बिहेवियर से डील करता है और ह्यूमन बिहेवियर ही जब उसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, तो इसलिए जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल की एप्लीकेबिलिटी है वो भी 100% हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन गिव राइज टू ए डिफरेंट फंक्शन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, B. Different levels in the organization, C. Management as a multi-dimensional activity, and D. Management as a group activity। अब इसका आंसर हो जाएगा B. Different levels in the organization, क्योंकि अगर आप देखो तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक हायरार्की को मेंटेन करके रखती है और वो हायरार्की ही बेस्ड होती है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, कि जो सीनियर पोस्ट पे होते हैं उनकी अथॉरिटी से और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो लोअर पोस्ट पे होते हैं। तो ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरीके की होती है मेन, वो है टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और लास्ट है सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट जिन्हें कहते हैं। और टॉप मैनेजमेंट वही है जो मेन डील करता है पॉलिसी मेकिंग पे, स्ट्रैटेजाइजिंग में, मेन जो विजन क्रिएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के कि फ्यूचर में कैसे आगे फॉरवर्ड मूव करनी चाहिए। नेक्स्ट इज मिडिल मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट बेसिकली उसमें वो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के मैनेजर जैसे फाइनेंस मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, वो सारे करके जो टॉप मैनेजमेंट ने विजन क्रिएट करा है उसकी को एग्जीक्यूट करने के लिए वो प्लानिंग, वो पॉलिसी क्रिएट करते हैं वो भी, कि उन विजन को कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। और नेक्स्ट इज जो लास्ट है वो है सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। सुपरवाइजरी मैनेजमेंट में आ जाता है फोरमैन और जो फैक्ट्रीज के होते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजिग्नेशन रिलेटेड टू अ टॉप लेवल मैनेजमेंट।
तो टॉप लेवल मैनेजमेंट है तो मेन जो सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो आते हैं, जैसे कि CEO, CFO, CEO, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वो सारे करके। और जो मिडिल मैनेजमेंट में आते हैं वो आते हैं, मैंने जैसे बताया था कि फंक्शन बेस्ड मैनेजर, जैसे मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, PR मैनेजर, वो सारे करके। तो इसका आंसर ऑब्वियसली हो जाएगा डी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजिग्नेशन रिलेटेड टू अ middle level management? A is operations head, B is a sales manager, C is a chief operating officer, D is a division manager. तो इसका आंसर हो जाएगा C, COO. Next is which of the following is not a designation related to a lower level management? A is a plant superintendent, B is a supervisor, C is section officer, D is marketing manager. तो इसका आंसर क्लियर है कि D होगा। Next is which of the following is a function of top level management? A is ensuring quality of output, B is assigning necessary duty and responsibility to their departments, C is taking responsibility of all the activities of the business and its impact on society, and D is ensuring that the safety standards are maintained within the organization. तो इसका आंसर हो जाएगा C, taking responsibility for all the activities of the business and its impact on the society. क्योंकि उन्होंने विजन क्रिएट करा है, जो मेन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं वही उन्होंने करा है, वही उन्होंने प्लान करा है। कि बाकी सारे जो मिडल और लोअर मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं वो तो उन्हीं वैसे ही अपने जॉब को कर रहे हैं, ताकि जो टॉप मैनेजमेंट ने गोल डिसाइड करा है वो अचीव हो सके। बट उस प्रोसेस में, उस गोल अचीविंग प्रोसेस में अगर कोई डैमेज होता है सोसाइटी को या फिर एनवायरनमेंट को एज सच, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिर टॉप मैनेजमेंट के ऊपर ही आएगी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट पर्टेन टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट? ए, they are responsible for all the activities of the operational manager. B, they are responsible for the welfare and survival of the organization. C, they are the interpreter of the policies made by the top level manager. D, cooperate with other department for the smoothest running of the organization. तो कौन सा नहीं है उनसे रिलेटेड? पर्टेन मीन्स रिलेटेड, सॉरी रिलेटेड, कौन सा रिलेटेड नहीं है मिडिल लेवल मैनेजर से? इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि इसके लिए तो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन आगे चल के सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर लोअर लेवल मैनेजमेंट? ए इज एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस, B, ensure the quality of the output, C, they strive to reduce the wastage of resources, and D, they ensure that the safety standard are maintained within the organization. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली ए, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करने का काम और सर्वाइवल मेंटेन करने का काम, बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करे फ्यूचर में, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द level of management which does not interact with the workforce directly. इसका तो वही है, जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स हैं वो वर्कर से रेयरली कभी डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि जो मेन है वो तो लोअर जिसमें सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल मैनेजमेंट होता है, जो लोअर लेवल का ही सिनोनिम्स हैं, वो डील करते हैं वर्कर्स से डायरेक्टली। Next is the main task of this level of management is to determine the overall organizational objective and strategize for their realization. ये तो इसका आंसर डी है, ये तो सिंपल था। नेक्स्ट is this level of management serves as the link between top level management and the first line manager. यहाँ पे फर्स्ट लाइन मैनेजर का मतलब वही है ऑपरेशनल मैनेजमेंट या फिर सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। इसका आंसर सी हो जाएगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग अ फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग what activities and resources are required, B, who will do
a particular task, C, where will it to be done, and D, all of the above. तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑर्गेनाइजिंग में ये तीनों चीज़ें ही इंक्लूड हो रखी होती हैं। नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेट्स टू द grouping of activity to be carried out into department and creating management hierarchy। और की एक्टिविटीज ग्रुप्ड हो रखे हैं, ये मेंटेन करता है बी ऑर्गेनाइजिंग की, यहाँ पे सॉरी बी होना चाहिए, बी ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट इज दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेट्स टू लाइंग डाउन ऑफ फाउंडेशन फॉर कैरिंग आउट द अदर फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट सक्सेसफुली। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, प्लानिंग जब होगी उस पर डिपेंड करेगा कि आगे के फंक्शन कैसे होंगे। सी इज प्लानिंग। नेक्स्ट इज सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप आर द की एलिमेंट्स ऑफ विच फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डायरेक्टिंग का। डायरेक्टिंग में ही सारा HRM आता है, उसी के अंदर सारी ये सारी मोटिवेशन थ्योरीज, लीडरशिप थ्योरीज वो सारी आती हैं। इज डायरेक्टिंग। Next is this function of management relates to placing the right person at the right job। right person at the right job, ये काम है रिक्रूटमेंट टीम का और ये फंक्शन है बी, स्टाफिंग। नेक्स्ट इज इट इज़ अ फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ए कॉपरेशन, बी कोऑर्डिनेशन, सी प्लानिंग, डी मैनेजमेंट हायरार्की। तो ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बांध के रखने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट इज coordination is considered to be the essential element of management because it is a common thread that run through all the activities within the organization। B, it is a implicit and inherent in all the function of the organization। C, it is a force that bind all the function of the management। D, all of the above। इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, जिसमें कि ये कॉमन थ्रेड भी है जो सारे, क्योंकि सारी ही एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है और हर फंक्शन में इम्प्लिसिट भी है ये कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन ही है जो डिफरेंट फंक्शन को, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, इन सब को बांध के रखता है एक तरीके से। क्योंकि कोऑर्डिनेशन अगर नहीं होगा तो प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी, प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी तो फिर ऑर्गेनाइजेशन ढंग से नहीं हो पाएगा, और ऐसे ही सेम सारी चीज़ें फिर वो डोमिनो इफेक्ट की वजह से सबको इफेक्ट करेंगी। Next is identify the process that provides the requisite amount, quality, timing and sequence of efforts which ensure that planned objectives are achieved with a minimum of conflict। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कोऑर्डिनेशन। ये आपको यहाँ से भी पता चल सकता था कि कहा है कि मिनिमम ऑफ कन्फ्लिक्ट, तो कन्फ्लिक्ट आता है 2-3 लोगों के बीच में, और 2-3 लोगों के बीच में हार्मोनाइज रिलेशनशिप हो, उसके लिए उनका कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया सी, कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन बीन हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ वन टाइम फंक्शन, इट बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यूज टिल कंट्रोलिंग। ए, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। बी, कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। सी, कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। डी, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन। तो इसका आंसर ऑब्वियसली हो जाएगा सी, कि वन टाइम फंक्शन ये, इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रेफरेंस टू प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ए, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव इवॉल्व्ड। बी, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर येट टू बी इवॉल्व्ड। सी, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इन द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। डी, नन ऑफ द अबव। इसका तो ऑब्वियसली सी होगा, क्योंकि हर चीज़ें इवॉल्व कर रही है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इवॉल्व होते जा रहे हैं। जैसे जैसे न्यू थिंकर्स आते हैं वो इवॉल्व, जो प्रीवियसली थ्योरीज थी उनको थोड़ा और मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज, इसका सी था ना, नेक्स्ट इज बाय प्रोफेशन F.W. टाइलर वॉज अ, इसका आंसर हो जाएगा डी, मैकेनिकल इंजीनियर। F.W. Tyler, Frederick Tyler, he is also known as father of scientific management।
Next is the principle of pure science is considered to be dash in nature. A flexible, B rigid, C creative, D none of the above. तो इसका आंसर हो जाएगा C क्रिएटिव इन नेचर। ये इस वजह से है क्योंकि वो साइंटिफिक प्रिंसिपल अप्लाई होते ही हैं स्टैटिक मैनर में। नेक्स्ट इज which of the following statement best defines the technique of management? A. It is a set of guidelines to take decision and action. B. It is a procedure which involves a series of steps to be taken. C. They are general rules of behavior for individuals. D. None of the above. तो इसका आंसर हो जाएगा B. It is a procedure which involves a series of steps to be taken. आगे हम देखेंगे कि टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट होती क्या क्या है वो सब। Next is the principle of management have been developed on the basis of A. Observation, B. Experimentation, C. Personal experience of the manager, D. All of the above. तो इसका आंसर हो जाएगा all of the above, क्योंकि हमें पता है कि जो मैनेजमेंट है उसे इनएग्जैक्ट साइंस भी कहा जाता है। क्योंकि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन तो होता ही है, वो साइंस में भी होता है और इसमें भी होता है मैनेजमेंट में, जब मैनेजमेंट थ्योरीज डेवलप होती हैं। बट एक मैनेजर के खुद के एक्सपीरियंस से भी और प्लस उसका जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन का नॉलेज है वो तीनों को मिलके ही कोई जो प्रिंसिपल हैं वो डेवलप्ड होते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू विद रेफरेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? ए. The principles are guidelines to action. B. The principles denote a cause and effect relationship. C. Principles help the manager to take decision while performing various management function. D. All of the above. तो ये गाइडेंस टू एक्शन तो है ही है और ये हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में भी, तो इसका आंसर हो जाएगा D. All of the above. Next is the principle of management are intended to be applied to all type of and size of organization. This statement reflects that the principle of management are, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी साइज की या हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होते हैं, तो इसका मतलब है दे आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, हर जगह ही अप्लाई किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सोल्यूशन टू ऑल मैनेजमेंट प्रॉब्लम बिकॉज the real business situations are complex. B. The real business situations are dynamic. C. The principle act as a general guidance. D. All of the above. हमें पता ही है डायनेमिक का मतलब चेंजिंग, तो उसका आंसर हो जाएगा D. All of the above, क्योंकि कॉम्प्लेक्स तो है ही बिजनेस सिचुएशन और वो भी और कॉन्स्टेंटली चेंज होती जा रही है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि एक प्रिंसिपल अगर एक सिचुएशन में अप्लीकेबल रहा है तो वो सीधा बिल्कुल वही अगर हम अप्लाई करें दूसरी सिचुएशन में तो हमें सेम रिजल्ट मिले। तो इस वजह से, और ये इस वजह से क्योंकि रियल लाइफ प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होती हैं, इसलिए स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन मतलब कि सेम एग्जैक्ट सॉल्यूशन हर प्रॉब्लम पे अप्लाई नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर when the situation demands. This statement implies that the principle of management are A. rigid, B. contingent, C. flexible, D. universally applicable. तो इसका आंसर हो जाएगा C. flexible, कि वो हर सिचुएशन के हिसाब से मैनेजर अब वो जो एप्लीकेशन है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का उसको चेंज कर सकता है सिचुएशन के हिसाब से। Next is the principle of management enhance the understanding of a relationship between human and material resources for the achievement of organization goals. Identify the feature of principles of management being described in the given statement. A. Cause and effect relationship. B. Optimum utilization of resources and effective administration. C. Formed by practice and experimentation. D. Mainly behavioral. क्योंकि अभी यहाँ कहा है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बढ़ा देते हैं जो अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्स के बीच में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी. मेनली बिहेवियर। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल of management has to be changed as per the requirement of the prevailing situation at a particular point of time. Which feature of the principles of management is being described in the given statement? A. Contingent,
बी मेनली बिहेवियरल, सी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, डी जनरल गाइडेंस। यहाँ पे कंटीजेंट का मतलब भी आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब होता है सिचुएशनल, कि हर सिचुएशन के हिसाब से उसे ढाला जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए कंटीजेंट, क्योंकि जो उसकी एप्लीकेबिलिटी है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, वो सिचुएशन टू सिचुएशन पे उसे मॉडिफाई किया जा सकता है। और फाइनल क्वेश्चन है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एम्फसाइज ऑन लॉजिकल एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग रादर देन ऑन द बेसिस ऑफ बायस एंड प्रेजुडिस। The given statement highlights the knowledge of principles of management leads to A. Providing manager with useful insight into reality, B. Scientific decision, C. Meeting changing environmental requirement। क्योंकि अब क्या है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो लॉजिकल और रीजनल डिसीजन पे एम्फेसाइज करते हैं रादर देन बायस और प्रेजुडिस, कि उसको जैसा लग रहा है मैनेजर को वो वैसे डिसीजन नहीं लेता, वो एक साइंटिफिक और लॉजिकल रीज़न की वजह से कोई डिसीजन लेता है। तो ये इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा बी साइंटिफिक डिसीजन। तो ये था आज के 50 क्वेश्चन और ये था सेट 1 ऑफ हमारा 1500 MCQ सीरीज में। और आगे चल के और भी, ये तो खैर बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे थे बेस्ड, आगे और कॉम्प्लेक्स्ड जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं मैनेजमेंट के, जैसे मोटिवेशन थ्योरी और लीडरशिप थ्योरी, टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, उन सब पे भी आगे आएंगे क्वेश्चन। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप प्लीज़ ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको सारी ये PDF और जो प्रीवियस PDF होंगी और जो फ्यूचर में PDFs आएंगी वो सारी आपको उसी जगह पे मिल जाएंगी। तो अब आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ ये भी बताइए कि अगर आपका कोर इसमें इस 50 क्वेश्चन में कितना रहा है, ताकि आप अपना प्रिपरेशन को गेज कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे चल रही है और आप फ्यूचर में और इम्प्रूव करने की उससे कोशिश करिए। और अगर आपको लग रहा है कि किसी टॉपिक में दिक्कत है तो उसको थोड़ा और रिवाइज कीजिए, या फिर अगर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये था आज के लिए 50 क्वेश्चन। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।